चैप्टर 1 मौत और रीबर्थ। राधे राधे। हेलो माय डियर रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट। एक लड़की एक खाई आगे अपने घुटने के बल बैठी हुई थी। उस लड़की के कमर से नीचे आ रहा थे उसकी नीली आंखें समुद्र के पानी जैसे नीली और गहरी थी और साफ थी। उसका छोटा सा खूबसूरत चेहरा किसी का भी दिल की तेज कर देने वाला था। उसके पतले गुलाबी होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिला हुआ था। उसके बाल के कुछ लाते उसके गाल को चूम रहे थे। स्ट्रीट लाइट में उसका शरीर सोने के तरह चमक रहा था। वो लड़की देखने से 21 साल की लग रही थी। एक लड़का उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, बॉस जो भी बोलो ये लड़की है बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत के हूर की तरफ। उसका बात उसके बगल वाला लड़का, जा तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा दिल तो एक इसको चखने का कर रहा, लेकिन क्या करूं, अभी बिग बॉस आने वाले हैं न, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। तभी वो पहला आदमी बोला, कोई बात नहीं बॉस, हम लोग उनसे इस मांग लेंगे, वैसे वो लोग इससे मार ही देंगे न। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बस एक बार बॉस को आ जाने दो, उसके बाद हम इसको भी देख लेंगे। वो लोग अभी बात कर ही कि तभी उनसे थोड़ी दूर पे एक रेड स्पोर्ट कार आके रुकी। अब तक उस लड़की ने अपना सर नीचे की आपने सामने खड़े आदमियों की बातें सुन रही थी, लेकिन अब जब उसने गाड़ी की आवाज सुनी तो उसने अपना सर ऊपर करके अपने सामने वाले इंसान के देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी परिवार की गोद ली हुई बेटी खड़ी थी, जिसे उसने अपनी की तरह प्यार किया था। तभी सामने खड़ी लड़की ने अपने चेहरे को मासूम बनाते हुए बोली, नित्या आप कैसी है, क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? फिर थोड़ा रुक के बोली, वैट वैट में भला डॉक्टर को क्यों बुलाऊं, मुझे तो आपको मरना है ना। तभी नित्य बोली, स्नेहा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ने तुम्हें अपनी सगी बहन माना था न, फिर क्यों, क्या गलती थी मेरी? उसकी बात सुन उसके सामने खड़ी स्नेहा गुस्से से बोली, क्या गलती थी, हाँ क्या गलती थी तेरी, तो सुन तेरी पहली गलती ये को बचपन में जब तुझे किसी ने किडनैप किया था तो वही रहती या मर जाती, क्या जरूरत थी सिंघानिया परिवार में वापस आने की। तेरी दूसरी गलती यह है कि तूने मेरे माँ और पापा को के साथ साथ मेरे भाइयों का प्यार और अटेंशन बांटने की कोशिश की थी, और जब तूने गलती की है तो सजा भी मिलेगी, इसलिए अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है। उसकी बात सुन नित्य हैरान थी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे स्नेहा का हाथ था। वो अब गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव के साथ बोली, ये तुम क्या बोल रही हो, मेरे माँ और पापा ने तुम्हें गोद लिया था, मेरी जगह तुमने ली थी, और अगर मैं वापस भी आई तो मैंने मेरी जगह थी, पिछले 18 साल से तुमने मेरी लाइफ जी है, फिर भी तुम मुझे से ये कहने की हिम्मत कर रही हो, वो मैं ही जिसने गोद ली हुई बेटी को वापस आने के बाद भी सिंघनिया पैलेस में रहने दिया, तुम्हें अपनी बहन के जैसा माना था, मैंने तुम पे तरस खाए था। चटाक। नित्य अभी आगे कुछ बोलती उसे पहले ही स्नेहा ने उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया था। अब तक चुपचाप बात सुन रही नित्य को भी बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने बिना किसी की परवाह किए उसका गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा भी क्या हुआ को जो लड़की अभी तक रो रही थी वो अचानक से इतनी खतरनाक बन जाएगी। वो लोग चाह कर भी स्नेहा को नित्य की पकड़ से छुड़वा नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से कहीं से एक गोली आके नित्य के बाह पे लग गई। जब उसने उस तरफ देखा तो वहां एक लड़का अपने होती पे डेविल स्माइल और हाथों में गन लिए खड़ा था। उसे देख नित्य शौक हो जाती है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, यश तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? उसकी बात सुन यश बोला, जा तो मुझे तो स्नेहा के साथ मिलना ही था, आखिर वो मेरी बचपन की दोस्त है और तुम्हारी वजह से बेघर होने वाली थी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया, समझी तुम? फिर वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहू क्या तुम ठीक हो? इस लड़की ने तुम ज्यादा दर्द तो नहीं दिया न? उसक बात सुन स्नेहा बोली, नहीं यश मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुमने नित्य दीदी के ऊपर गोली चला के अच्छा नहीं किया है, देखो तो उन्हें कितना खून आ रहा है। उसकी बात सुन यश बोला,
जाने दो, वैसे भी उसे मरना है क्योंकि इसने तुमसे तुम्हारा हक है छीनने की कोशिश की है। इसने तुमसे तुम्हारे परिवार को छीनना है। ये बस एक गोद ली हुई बेटी है और इसकी इतनी औकात की ये तुम्हें बुली करे, इससे अच्छा तो इसे मार जाना चाहिए। उसके बाद वो एक बार फिर से गुण उसके सर पे लगा देता है। वो अभी ट्रिगर प्रेस करता उसे पहले ही उन गुंडों का लीडर बोला, बिग बॉस अगर आप बुरा ना माने तो आज रात हम इस लड़की के साथ मजे करना चाहते हैं। वैसे इसके जैसे खूबसूरती कहीं नहीं मिलती है। उसकी बात पे यश अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो गुंडे धीरे कदमों से नित्य के पास जाने लगे। अभी एक तो वही स्नेहा और यश कार की तरफ जा रहे। अचानक ही उन दोनों के कान में एक बाद एक गन की आवाज आती है। वो दोनों जब अपने सर को पीछे की तरफ करके देखते हैं जहां पे इस वक्त नित्य अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी, तो वही उसके सामने गुंडे के लाश पड़ी हुई थी। क्योंकि नित्य ने एक आदम की कमर से गन निकल उन सभी को शूट कर दिया था और अब उसके गन का निशाना स्नेहा की तरफ था। नित्य अभी ट्रिगर प्रेस करती उसे पहले ही एक गोली आके सीधा नित्य के चेस्ट पे लगी थी। उसने देख उसको गोली मरने वा कोई और बल्कि यश है, लेकिन फिर भी नित्य नहीं रुकी और उसने इस बार ट्रिगर प्रेस कर दिया। लेकिन गोली स्नेहा को लगती उसे पहले ही यश ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और गोली बस स्नेहा के हाथ को छू के निकल गई कि तभी एक और गुण शॉट की आवाज आई। इस बार गन यश ने फिर से नित्य के ऊपर चलाई थी जो कि उसके पेट पे लगा था। इस वजह से नित्य लड़खड़ा के खाई से नीचे गिर गई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों भगवान, अगर किसी के साथ अच्छे होने की ये सजा होती है तब तो अब मैं किसी के लिए कभी भी अच्छी नहीं बनूंगी। लेकिन मेरी एक बात याद, आज मेरे साथ को कुछ भी हुआ उसको मैं भूलूंगी नहीं। अपनी मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे इस जन्म में या उस जन्म में। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। एक घर के आलीशान कमरे में एक लड़की व्हाइट चादर से लिपटी हुई थी। उसके हाथ बेडशीट ले कसे हुए थे। उसके माथे से पसीने की बूंदी चमक रही थी। वो लड़की एक झटके से बेड पे उठे हुए चिल्लाई, में बदला लूंगी। इसी के साथ वो आप आंखें को खोल देती है और अपनी नीली और खूबसूरत आंखों से अपने आसपास देखती है। फिर अपने आप से बोली, मैं कहाँ हूँ, लेकिन अपने आपस की चीज को गौर से एब्जॉर्ब से करने बाद बोली, ये घर तो मेरा वही घर जहाँ मैं सिंघानिया पैलेस से पहले रहती थी। इसका मतलब मैं तक जो देख रही थी वो सपना था। लेकिन वो सपना कैसे हो सकता है। मैंने उस दर्द को फील किया। दर्द से उसको याद आता कैसे यश ने उसको गोली मारी थी। या चीज याद आते ही वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी साफ और गोरी थी। उसके बाद वो अपने आसपास अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है। तभी उसको अपना बेड के साइड पिलो के पास दिखाई देता। वो बिना वक्त गंवाए अपने फोन में डेट चेक करती है, जिसे देख वो हैरान थी। पास दिखाई देता वो बिना वक्त गंवाए अपने फोन में डेट चेक करती है, जिसे देख वो हैरान थी। अब आगे नित्य हैरानी से डेट देखते हुए बोली, ये डेट तो 3 साल पहले की आज वही दिन है जब मैं यहाँ से गई थी। इस बात ख्याल आते बोली, इसका मतलब मुझे मौका मिला है अपनी पिछले जन्म की गई गलती को सुधारने का। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू गॉड मुझे ये चांस देने के लिए। प्रॉमिस में स्नेहा और यश को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और आप भी ये बात याद रख कि आप गलती से भी मेरे सामने किसी भी ऐसे इंसान को मत लाना जो कि अनलोक की तरफ से, वरना मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। भगवान जी से इतना बात बोल फिर खुद से बोली, बहुत शौक है न स्नेहा तुमने मेरी जगह लेने की, मेरे भाइयों को अपना बनाने का, मेरे माँ और पापा बांटने का। अब तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी को मैं सच करके नहीं दिखा तो मेरा नाम भी नित्य सिंघानिया नहीं। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़े टाइम में वो रेडी होकर नीचे हॉल में आती है, जहां पे उसके एडोप्टेड पेरेंट्स के साथ साथ उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी थी, जो कि अभी कुछ 6 महीने पहले ही वापस आई है। वो लड़की अपनी माँ से बात कर रही थी। वो लड़की नित्य की तरफ देखते हुए बोली, मॉम क्या हम नित्य को यहाँ पे रोक नहीं सकते क्या? वैसे भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी उनकी फैमिली बहुत ही गरीब है और नित्य तो बचपन से इतने बड़े घर में पली बड़ी हुई है, उनके लिए वहाँ पे एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा ना। उसकी बात सुन उसके सामने बैठी औरत बोली, शिवानी बेटा तुम्हें इतना उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि हमने उसे अपने घर में इतने साल तक अच्छे से रखा, बिना ये जाने कि जिसे हमने अब तक इतना प्यार किया है, इतने नाज से पाला है, वो तो हमारा खून है ही नहीं। ये औरत नित्य की एडोप्टेड मदर मिसेस सलोनी बेदी है। उसके साथ बैठी लड़की उनकी बायोलॉजिकल बेटी शिवानी बेदी है।
जो कि अभी 6 महीने पहले ही आई थी, जिस कारण उन्हें अब नित्य से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नित्य की फैमिली ने जानबूझकर उसे उसकी बेटी की जगह पे रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि आज से 6 महीने पहले वो लोग जब अपने गांव गए थे अपनी वहां वाली जमीन को बेचने, तब उन्हें वहां अपने घर की एक केयर टेकर मिली थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा था वो एक लड़की बहुत देखभाल। उस केयर टेकर ने जब शिवानी से उसे मिलाया था तब पूरी बेदी परिवार हैरान था, क्योंकि उसकी फेशियल फीचर कुछ कुछ सलोनी जी और उनके पति से मिलती जुलती थी। फिर उनके दिमाग में नित्यु का चेहरा घूम गया। कोको बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी नीली आंखें जो उनके खानदान में किसी की नहीं थी। अचानक ही उनके मन में कुछ आया और उन्होंने बिना वक्त गवाए उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया था, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसी वक्त उन्होंने ने शिवानी को अपने साथ मुंबई लेकर आ गए थे। वो लोग तो नित्य को 6 महीने पहले ही घर से निकल देते, लेकिन उसके दादाजी ने इस बात से इनकार कर दिया था। पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई थी। उनके डेथ के बाद ही सलोनी जी ने सोशल मीडिया पे उस हॉस्पिटल की सभी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया था, जिसके बाद 2 दिन पहले ही कॉल आया था जिसमें उस औरत ने डीएनए टेस्ट की करवाया था और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। और आज वो लोग उसको लेने आने वाले हैं। नित्य को उन दोनों माँ बेटी के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उन लोगों इग्नोर करते हुए सीधा डाइनिंग रूम में जाने लगी। तभी पीछे से शिवानी उसको आवाज देते हुए बोली, नित्य दीदी, आपको तो पता है अगली महीने मेरी सगाई है मोहित से। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी सगाई में जरूर शामिल हो। उसकी बात सुन इस बार भी नृत्य कुछ भी नहीं बोली और वहां से जाने लगी, लेकिन ये बात शिवानी को पसंद नहीं आ रहा था। नित्य भी ट्रिक को समझ रही थी, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। शिवानी अपने चेहरे को थोड़ा उदास दिखाते हुए बोली, सॉरी दीदी, मेरी वजह आपकी सगाई टूट गई। अगर इस घर में वापस नहीं आती तो मोहित की सगाई आपसे। हाथ मुझे पता है कि आप मोहित से प्यार करती है। वो अभी आगे कुछ बोलती, उसके कान में नित्य की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, वैट वैट मोहित मुझे डिजर्व नहीं करता है। मैं तो खुद इस सगाई को तोड़ने का प्लान बना रही थी, बट थैंक्स टू यू कि तुम इस घर में वापस आ गई हो। अब मुझे इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं हो। मेरे फैला हुए मेस को कौन साफ करेगा? और वैसे भी मैंने दादाजी से आज से 7 महीने पहले ही इस सगाई को तोड़ने के लिए बात करने लिए बोल दिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो तुमने मेरी ही छोड़ी हुई चीज मिली है। उसकी बात से शिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गया था। उसकी आंखों में आंसू देख सोलोनी जी को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा नित्य के पास आते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने? हमने तुम्हें इतने साल तक अपने घर में रखा, तुम्हें पाला, तुम्हें अपनी बेटी समझ के प्यार दिया। उनकी बात सुन नित्य ने अपने एट्रोल करते हुए बोली, मिसेस बेदी, क्या आपको लगता है फ्रेंड के साथ किट्टी पार्टी करके या फिर फ्रेंड के साथ शॉपिंग और स्पा जाके या फिर बिजनेस ट्रिप पे जाके आपने मुझे प्यार किया है? कभी मेरे स्कूल तो आप आई ही भी और बोल रही है प्यार दिया है। मुझे इस घर में अगर किसी ने प्यार दिया तो वो सिर्फ मेरे दादाजी थे। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं छुट्टियों में कहाँ जाती थी। उसकी बात सुन सलोनी जी का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से। उन्हें गुस्सा आ रहा कि कैसे ये अनग्रेटफुल लड़की उनका खा के बोल रही कि उसने आज तक किया क्या है। वो अभी नित्य को कुछ बोलती तभी वहां पे एक आदमी की आवाज आई, जो कि सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, सलोनी क्या तुम पागल हो गई हो? इतने साल तक नित्य हमारे साथ रही है और आज जब उसके जाने का वक्त आ गया तो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। ये आदमी सलोनी जी का पति मिस्टर महेश बेदी था। फिर उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य बेटा चलो, आज का कुछ आखिरी समय मुझे तुम्हारे साथ बीताना है, उसके बाद हम जिंदगी में कभी दोबारा उस पल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो उसको लेकर डाइनिंग रूम में आ गए। उसने उसको डाइनिंग टेबल पे बैठा। अब तक वहां पे सलोनी जी और शिवानी भी आ गिर थे। सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे थे। महेश बेदी नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य आज तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा रही हो। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ में जियोगी और खुश रहेगी। उसकी बात नित्य ने कुछ नहीं बोला, वो बस अपने खाने पे फोकस कर रही। उसको देख के ऐसा लग रहा जैसे उसके आसपास कोई हो ही न। नित्य के पिछले जन्म भी ये सब ऐसा ही हुआ था। महेश जी अफले उसे अच्छे से बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सिंघानिया परिवार बहुत ही अमीर है, जिसके कारण वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देख कि नित्य को लेने कौन आया था, ये देख उन्होंने नित्य से अपने कनेक्शन तोड़ लिए थे। उस वक्त नित्य को मालूम पड़ा था कि महेश बेदी बहुत ही लालची और मौका परस्त इंसान है। नित्य अभी अपनी सोच में घूम थी कि तभी एक सर्वेंट नित्य के पास आते हुए बोली, मिस नित्य, आपको लेने के लिए आपके परिवार से कोई आया है। उसकी बात सुन नित्य ने बिना किसी इमोशन के अपना सर हाँ में हिला दिया था और अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने कमरे से अपने कंधे पे एक ब्लैक बैग टांगे हुए नीचे आई। उसने एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे ये इल्जाम लगाए कि वो जाते समय भी बेदी परिवार का पैसा का सामान लेकर जा रही है।
वो अपना बैग लेकर नीचे आती है। उसके बैग में सिर्फ उसके कपड़े थे। वो बिना किसी की तरफ देख घर से बाहर निकलने लगती है। उसके पीछे पीछे बेदी परिवार भी निकलता है। वो जैसे ही बाहर आते बाहर का नजर देख के शौक हो जाते हैं। सामने एक लड़का जिसकी उम्र यही 23 साल होगी, वो एक कैप के साथ बाहर खड़ा था। उसने लड़के ने किसी भी तरह का ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहना था, फिर वो उसमें गुड लुकिंग दिख रहा था। नित्य अभी आगे बढ़ती उसे पहले ही शिवानी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, चैप्टर 3 सिंघानिया परिवार, गुस्सा, नफरत। अब आगे तो वही सलोनी जी और महेश जी के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। सलोनी जी गुस्से से नित्य की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ये वजह थी इस घर से एक भी कपड़े नहीं ले जाने, आखिर इतने पैसे जो ले जाने वाली थी। तभी शिवानी बीच में आते हुए बोली, मॉम जाने दो नित्य दीदी को, वैसे भी मैं ये पैसे इन्हें ही देने के लिए निकले थे। अब देखा जाए तो ये पैसे इनके ही है। अब इन्हें वो पैसे कैसे ले जाने का था ये सिर्फ वो ही डिसाइड कर सकती है। उसकी बात नित्य के चेहरे पे एविल स्माइल आ गई। उसने एक नज़र उस पैसे को देख खीर झुककर उस पैसे को उठाती है और अपने आसपास नज़र घूमती है। तभी उसे गेट के पास खड़ा गार्ड दिखता है। नित्य उस गार्ड की तरफ इशारे से उसको अपने पास भूलती है। वहीं उसकी एक एक हरकत वो लड़का कैब के अंदर से देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। अब सभी सर्वेंट के साथ साथ सलोनी जी, महेश जी और शिवानी सभी लोग नित्य के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे, लेकिन अचानक ही सब आंखें बड़ी हो गई और सब लोग अपने सामने ला नजर देख रहे थे। नित्य ने अपने हाथ में लिए पैसे को सलोनी जी और शिवाजी के सर घूमते हुए उसकी बलाई लेती है। उसके बाद वो उन पैसों को गार्ड को देते हुए बोली, इन पैसों को भिखारियों में बांट देना। उसकी इस एक्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो लड़की वहां से सीधा कैब के पास आती है तो वो लड़का इस कैब का डोर ओपन कर देता है। नित्य भी बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। उसके बैठे ही वो लड़का भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और रियर व्यू मिरर से बार बार उसको देख रहा था। लड़का अपने मन में बोला, ओम गॉड मेरी बहन कितनी ब्यूटीफुल है। उसकी वो नीली आंखें बिल्कुल पानी की तरह साफ और पूरे था। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी कोल्डनेस थी, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर और मैनर इंशोत उसकी बहन कुल के साथ साथ अवैसम है। वो अब भी अपनी बहन के खूबसूरती को अप्रिशिएट कर ही रहा था कि तभी उसका साथ जो अभी अभी बेदी परिवार ने जो इसकी बहन के साथ किया, उसको सोचते हुए भी गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिए था कि आगे अगर भी इन लोगों ने उसकी प्यारी और क्यूट बहन को परेशान करेंगे तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद उसको याद आया कि उसने तो आज ये सब देखा तो उसे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन उसको बहन जो कि बचपन से उनके साथ रही है, पता नहीं उसने कैसे ये सब झेला है। अब इस लड़के से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो नित्य की तरफ रियर व्यू मिरर से देखते हुए बोला, मिस क्या आप ठीक है? उसकी बात सुन नित्य ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद नित्य की कार एक पोर्श एरिया के अंदर एंटर करती है। नित्य अपना सर ऊपर करके देखती है, जहां गेट पे ही एक मिडिल आगे कपल के साथ साथ एक उसकी के उम्र की लड़की भी। लड़की को देखते ही नित्य के होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे वो जल्दी ही छुपा लेती है, क्योंकि अपने पहले जन्म में उसके पेरेंट हमेशा उसके साथ थे, लेकिन उसके सामने खड़ी स्नेहा ने उसके साथ जो किया था उसके बाद उसके परिवार वाले उसको घर से निकल देते हैं। हालांकि वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन स्नेहा ने ऐसी हालत को पैदा किया था कि उस लंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये भी कह सकते ही उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक के बाद एक होते जा रहा था, जिसे उसका माइंड ब्लैक हो गया था, इसलिए उसने खुद ही वो घर छोड़ दिया था। नित्य आपने सोच में घूम थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कैब का डोर ओपन किया है। उसने अपनी नज़र घुमा के देख तो वही लड़का था। नित्य उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिला देती है और उसको थैंक यू बोल देती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो जैसे ही कार से बाहर निकली कि तभी अचानक से उसके अपनी बॉडी थोड़ी जकड़ी हुई महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो वहां पे उसकी माँ उसके गले रो रही थी। नित्य ने बस अपने हाथ से उनके कंधे को टपटपा दिया था। तभी उसे औरत के कंधे पे उसके साथ खड़ा आदमी हाथ रखते हुए बोला, राधिका तुम रो मत, देखो अब हमारी बच्ची हमारे पास वापस आ गई है। अब हमारी प्रिंसेस सिर्फ हमारे साथ रहेगी। ये मिडिल आगे आदमी राधिका जी के पति और नित्य के पापा ऋषभ सिंघानिया थे। तभी वो लड़का आगे आते हुए बोला, आंटी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो मिस इस घर में वापस आ गई है न।
हाँ आशीष बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी राधिका जी नित्य की तरफ आते हुए बोली, बेटा इनसे मिलो, ये है हमारे पुराने ड्राइवर सुरेश के बेटे आशीष। आशीष बचपन से इस घर में रहा है, ये तुम्हारे दूसरे नंबर के भाई का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए ये हमारे परिवार के जैसा है। उनकी बात सुन नित्य आशीष की तरफ देखते हुए बोली, हेलो भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नित्य की बात सुन आशीष बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं था। स्नेहा भले से इस घर की बेटी बनके इतने साल से थी, लेकिन आज उसने उसे सिर्फ एक ड्राइवर बेटा ही समझा है, बल्कि वो हमेशा से उसको घिन भरी नजरों देखती थी। उसने तो कितनी बार अकेले में उसका इंसल्ट भी, लेकिन नित्य अलग थी। उसने ना ही उसकी आंखों में घृणा देख, ना ही नफरत, उसके उल्टा उसकी आंखों उसे अपने रिस्पेक्ट और प्यार दिखाई दे रहा था, जिसे उसे बहुत खुशी हो रही। फिनाली आज उसके पास भी एक छोटी बहन को थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन कोई था जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि स्नेहा ही थी, जो कि अपनी गुस्से और नफरत भी नजर से नित्य को देख रही थी। लेकिन जैसे ही नित्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी ही अपने अंदर के गुस्से और नफरत को छुपा लिया, बल्कि इसकी जगह एक सैड इमोशन लाते उसको देखने लगी। जब सबने देखा कि नित्य कहीं और देख रही है, तो सबने नित्य के नजरों का पीछा किया, तो उन्हें समझ आया कि नित्य स्नेहा को देख रही है। देखते ही राधिका जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, नित्य बेटा, ये स्नेहा है। तुम्हारे खो जाने के बाद जब हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन जब तुम हमें नहीं मिली, जिसके कारण तुम्हारे डैड ने एक लड़की को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लिया था, तब से लेकर हमने ने ही स्नेहा को पाला है। और अब तुम वापस आ गई हो, तो क्या हम फिर भी स्नेहा को इस घर में रख सकते हैं क्या? उनकी बात सुन स्नेहा ने अपने हाथों की मुट्ठी को कस लिया, क्योंकि आज तक वो जिस घर में प्रिंसेस की तरह रहते आई है, वहाँ वो उसके रहने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। स्नेहा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अपने गुस्से और नफरत को अपने अंदर दबाते हुए वो नित्य के पास जाते हुए बोली, नित्य दीदी, आज मैं बहुत खुश कि मॉम को उनकी बेटी मिल गई। मॉम ने ऐसा एक दिन भी नहीं बिताया जिस दिन वो बिना आपको याद लिए रही हो। उन्होंने कभी भी आपको ढूंढा बंद नहीं किया था, और देख आज इनकी मेहनत काम कर गई। नित्य ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर भी उसकी आंखों में कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राधिका जी बोली, चलो ये सब छोड़ो। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। उसके बाद वो नित्य को अपने साथ ले गई। उनके पीछे स्नेहा अपने हाथों की मुट्ठी बंद लेती है, क्योंकि नित्य के आने बाद उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो बचपन से अटेंशन सीकर रही है, उसको हर जगह पे अपने लिए अटेंशन और लाइमलाइट में रहना पसंद था। उसके चेहरे के हाव भाव को आशीष बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था, क्योंकि जब राधिका जी ने आशीष का इंट्रो करवाया था तो नित्य ने प्यार से उसे बात की थी। भले ही उसकी वॉइस कोल्ड थी, लेकिन उसमें भी आशीष को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब स्नेहा ने नित्य से बात किया था, तब उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे और अभी जो एक्सप्रेशन, उसको देख आशीष समझ गया था स्नेहा नित्य के कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। वो एक दो चेहरे वाली लड़की थी, जिसके खाने दांत कुछ और थे और दिखाने के कुछ और। आशीष एक भले ही एक गरीब लड़का था, लेकिन सिंघानिया परिवार ने कभी भी उसको नीची नजर से नहीं देखा था, सिवाय स्नेहा के। इसलिए उसको स्नेहा का असली चेहरा पता था। चैप्टर 4, कमरा, अनजान शख्स। उसके चेहरे के हाव भाव को आशीष बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था, क्योंकि जब राधिका जी ने आशीष का इंट्रो करवाया था तो नित्य ने प्यार से उसे बात की थी। भले ही उसकी वॉइस कोल्ड थी, लेकिन उसमें भी आशीष को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब स्नेहा ने नित्य से बात किया था, तब उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे और अभी जो एक्सप्रेशन, उसको देख आशीष समझ गया था स्नेहा नित्य के कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। वो एक दो चेहरे वाली लड़की थी, जिसके खाने दांत कुछ और थे और दिखाने के कुछ और। आशीष एक भले ही एक गरीब लड़का था, लेकिन सिंघानिया परिवार ने कभी भी उसको नीची नजर से नहीं देखा था, सिवाय स्नेहा के। इसलिए उसको स्नेहा का असली चेहरा पता था। अब आगे वही दूसरी तरफ राधिका जी और ऋषभ जी दोनों ने नित्य के एक एक हाथ पकड़ के रखा हुआ था, और वो लोग नित्य को पूरा घर दिखा रहे थे। वही इनके पीछे गुस्से पागल से हो रही स्नेहा भी थी, जिसे इस समय सब लोग इग्नोर कर रहे थे।
अब तक वो लोग घूमते हुए थर्ड फ्लोर पे आ हुए राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये फ्लोर तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का है। और राधिका जी अभी आगे कुछ बोलती उसे पहले ही स्नेहा बोली, मॉम आपको पता है ना, सभी भाइयों ने इस फ्लोर पे ज्यादा किसी को आने के लिए मना किया है ना, फिर आप नित्य के ये कैसे बोल सकती है कि ये उसका फ्लोर है। आप तो जानती है ना, सबसे बड़े वाले भाई को ये नहीं पसंद कि कोई उनके बात के खिलाफ जाए। नित्य का सबसे बड़ा वाला भाई थोड़ा सख्त मिजाज का इंसान है, वो थोड़ा गुस्सैल है और कड़ूस भी। लीन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है लेकिन कभी दिखता नहीं है। स्नेहा को आज भी वो दिन याद है जब वो अपने सबसे बड़े भाई को उसके बर्थडे वाले दिन उन्हें विश करने के लिए थर्ड फ्लोर पे आ गई थी, जिस कारण उसके सबसे बड़े वाले भाई ने उसको बहुत डांटा था। ऐसा नहीं था उसका बड़े वाले भाई उसको पसंद नहीं करते या उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, बल्कि उसके ऑर्डर देने भर के जे देर रहती थी स्नेहा को और उसके बड़े वाले भाई उसको वो सब ला कर देते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस फ्लोर पे आने नहीं दिया था। इसलिए स्नेहा अभी राधिका जी ये याद दिला रही थी जिसे वो स्नेहा को यहाँ ले कमरा न दे सके। राधिका जी स्नेहा की बात को सुनती है, उसकी टोन सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे फिक्र हो रही थी, लेकिन नित्य ने महसूस कर लिए था कि स्नेहा ये बताने की कोशिश कर रही कि ये फ्लोर उसके बड़े भाइयों का है और यह वो आना सबका मन है सिवाय उसके भाइयों के। नित्य को स्नेहा ने इस बारे में उसके पीछे जन्म बेटे था, लेकिन उसे ये भी पता था उसके भाइयों ने उसके इस फ्लोर पे एक स्पेशल कमरा रेडी किया है जिसके बारे में स्नेहा को अंदाज नहीं था। स्नेहा अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके कान में राधिका जी आवाज जो बोल रही थी, स्नेहा बेटा तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सबसे बड़े वाले भाई ने नित्य के लिए अपने हाथों से यहाँ पे एक कमरा रेडी किया है। राधिका जी जितनी आसानी और खुशी से ये बात बोली थी उतना बड़ा झटका स्नेहा को लगा था। वो शोक होते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही है माँ, अगर ऐसा कब हुआ था और मुझे पता क्यों नहीं इस बारे में। स्नेहा की बात सुन राधिका जी बोली, ये सच हाँ बेटा है बेटा। उसके बाद वो एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रूम दिख रहा है तुम्हें, वो रूम तुम्हारे भाई ने स्पेशल नित्य के लिए रेडी किया है। वो आज से नहीं बचपन से उसने उस रूम का ख्याल रखा है। तुम्हें नहीं पता है लेकिन जब तुम्हारे बड़े भाई को बचपन में पता चला कि उसकी एक बहन भी लेकिन किसी ने उसको चुरा लिया है तो उसने तभी इस रूम को बनावा दिया था और अपने हाथ से इस रूम को सजाया है, क्योंकि उससे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी बहन वापस जरूर आएगी। इसी आस में उसने इस रूम को अपने रूम के बगल में बनवाया है और देखो उसका भरोसा टूटा नहीं और आज उसकी बहन वापस इस घर में आ गई है। उसके बाद नित्य की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ये बोल उन्होंने उसका हाथ पकड़ इस रूम की तरफ ले गई। वही स्नेहा के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, वो भी उन लोगों के पीछे उस रूम के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही राधिका जी ने डोर को ओपन किया तो नित्य के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वही स्नेहा को आंखें गुस्से और जलन से लाल हो गई थी। नित्य के कमरे में एक क्वीन साइज बेड था, बेड के चारों साइड पिलर लगा हुआ था और उन्हें बेबी पिंक और व्हाइट कलर के पर्दे से सजाया गया था। नित्य के कमरे का थीम भी पिंक और व्हाइट का मिक्सअप था। राधिका जी नित्य का हाथ पकड़ उसके एक बड़े से अलमारी के पास लेट हुए बोली, ये देखो बेटा। नित्य और स्नेहा अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी पिंक टेडी रखा हुआ था, जिसे अब तो स्नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बचपन से नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो सभी टेडी बहुत ही महंगे ब्रांड के थे। ये सभी टेडी स्नेहा को बहुत पसंद थे बचपन में, लेकिन वो उन्हें कभी खरीद नहीं पाई थी क्योंकि उनके रिलीज होते ही कोई उन्हें पहले ही खरीद लेता था। राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये जो टेडी है न, इससे तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे बर्थडे वाले दिन खरीदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने सबसे छोटा वाला टेडी निकलते हुए बोली, ये टेडी उन्होंने तब खरीदा जब तुम न्यू बोर्न बेबी थी और तुम्हें उसे वक्त चोरी कर लिए गया था। उसके बाद फिर एक टेडी निकलते हुए बोली, ये उसने तुम्हारे 1 साल होने पे खरीदा था। ऐसे ही वो बहुत सारी टेडी निकल के दिखाने लगती है। नित्य की आंखों में आंसू था, क्योंकि उसे पता था उसका बड़ा भाई उसको कितना प्यार करता था। उसको आज भी अपने
पिछले जन्म की वो दिन याद है जब वो रात को सोया करती थी तो उसका बड़ा भाई हमेशा कमरे आता था, उसके सर को अपनी गोद में रख देता था, उसके बाल को सहलने लगता था। उसके बड़े भाई हमेशा ही नित्य को एक बाप की तरह पैम्पर किया करता था, लेकिन वो जाता नहीं था। नित्य अपनी सोच से जल्दी से बाहर आती है। अब तक ऋषभ जीजो को अपनी बेटी और अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। वो नित्य के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके हमें लंच के बाद तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, जिसे देख राधिका जी और ऋषभ जी कमरे एसडी बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे स्नेहा भी चली गई, लेकिन वो जाने से पहले एक नज़र पीछे पलट के उस पूरे कमरे को गौर से देखती है, फिर अपनी मुट्ठी को कस के कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके मन में इस वक्त नित्य के लिए सिर्फ जलन और नफरत थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसका नित्य को वापस से इस घर से निकलना है। उन लोगों के जाते ही नित्य अपना फोन निकाल एक मैसेज टाइप करती है। आज से कुछ साल पहले मुंबई के बाहर वाले नर्सिंग होम में जो चोरी की घटना हुई थी उसके बारे पता करो, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे कमरे बैठा हाथों में वाइन का ग्लास लिए एक तक अपने सामने सामने देखता है, जहां पे इस वक्त कुछ लोग अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनको देख के ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने ना जाने कितनी दिन से टॉर्चर कर रहे हैं। वो आदमी अपनी चेयर से खड़ा होते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा था। वो बिना किसी भाव के अपने सामने पड़े इंसान को देखता है, फिर उसके हाथ पे अपने पैर को रखते हुए बोला, धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये बोल वो अपना हाथ आगे करता है तो एक आदमी उसके हाथ में एक कंजर रख देता है। वो आदमी कंजर लेकर सीधा उन आदमियों के गले पे चला देता है, जिसे वो आदमी बिना किसी चीख से अपने सांस को बंद कर लेते हैं। चैप्टर 5 मोक्ष राठौड़ लेडी बॉस है वो तुम्हारी नित्य का फैसला। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे कमरे बैठा हाथों में वाइन का ग्लास लिए एक तक अपने सामने सामने देखता है, जहां पे इस वक्त कुछ लोग अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनको देख के ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने ना जाने कितनी दिन से टॉर्चर कर रहे हैं। वो आदमी अपनी चेयर से खड़ा होते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा था। वो बिना किसी भाव के अपने सामने पड़े इंसान को देखता है, फिर उसके हाथ पे अपने पैर को रखते हुए बोला, धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये बोल वो अपना हाथ आगे करता है तो एक आदमी उसके हाथ में एक कंजर रख देता है। वो आदमी कंजर लेकर सीधा उन आदमियों के गले पे चला देता है, जिसे वो आदमी बिना किसी चीख से अपने सांस को बंद कर लेते हैं। अब आगे उन सभी आदमियों के खून के छींटे कंजर पकड़ इंसान पे चली जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। आदमी अपने माथे का पसीना साफ करते हुए बोला, बॉस ओल्ड मिस्टर राठौड़ का फोन आया था। वो आपको आज शाम को राठौड़ परिवार और सिंघानिया परिवार का फैमिली डिनर है, जिसके लिए सभी का आप पे रहना जरूरी है। उसकी बात वो लड़का अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, एक बात याद रखना, अगर आज शाम को मैं अगर सिंघानिया पैलेस गया तो कल सुबह मुझे तुम्हारा जॉब किसी और को देना होगा। उसके पीछे चला रहा इंसान सदमे से अपने बॉस को देख रहा था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसके बॉस ने उसको इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है जॉब से निकलने का। वो अपने में ही इसको कोसने लगा, राक्षस कड़ूस हत्याचारी, जब देखो तब मुझ जैसे मासूम इंसान को सत्ता रहता है। कभी कभी तो दिल करता है कि जॉब छोड़ दूं, लेकिन फिर याद आता है कि मेरे बिन मेरे बॉस क्या होगा। इस बेदर्द दुनिया में ही किसी ने उनकी मासूमिया का ज्यादा उठा लिए तो। हाँ माना थोड़े कदूस है, थोड़े जालाद है, लेकिन है तो मासूम ही न। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके बिना उसके बॉस का काम नहीं होगा और ये जालिम दुनिया उसके बॉस को जीने नहीं देगी। तभी उसके कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, कोई बात नहीं, तुम आराम से इस जॉब को छोड़ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे बाद में शिवम के अपना असिस्टेंट बनाने की सोच रहा हो। अपने बॉस का ये बात सुन कि वो उसकी जगह शिवम को दे देंगे, वो जल्दी से अपने मन में बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे बॉस हैंडसम है, उनकी इस हैंडसम को सिर्फ मैं ही ज्यादा करीब से देख सकता हूँ। बेटा मयंक कुछ सोच नहीं तो तेरी जॉन पे कुंडली मरने के लिए शिवम घाट लगाए बैठा है।
वैसे तेरा बॉस कोई ऐसा वैसे इंसान नहीं है। वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम और बैचलर के साथ साथ ऐसा का नंबर 1 बिजनेसमैन मोक्ष राठौड़ है। मोक्ष राठौड़ जेल से सेठ, बाल, हरी आंखें, जो कि हमेशा ही कोल्ड रहता है, थोड़े काले लेकिन परफेक्ट शेप, लिप्स 6'2" की हाइट, गोरा रंग। इनकी पर्सनैलिटी पे लड़कियां फिदा है, ये किसी ग्रीक गोद से कम नहीं है। वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। उन्होंने है फील्ड में अपने बिजनेस को फैला के रखा है। इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही बल्कि और भी देशों में मशहूर है। सिर्फ 25 साल की उम्र में इन्होंने एक नया मौकम हासिल किया है। ये अपने कूल बिजनेस एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। इनके और भी बहुत से राज है जो कि आगे कहनी के साथ पता चलगा। उनके पीछे है उनका असिस्टेंट मयंक। मयंक भी दिखने में काम नहीं है। ये मोक्ष के साथ कॉलेज टाइम से है। कॉलेज में उनके दोस्त थे और अब उनके असिस्टेंट है। इन्हें ब्यूटीफुल और हैंडसम लोग इनकी कमजोरी है। इन्हें लगता है इनके बॉस से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, मयंक को हैंडसम को लोग पसंद है, लेकिन वो कोई गै नहीं है। मोक्ष के रहते रहते उसकी ब्यूटी स्टैंडर्ड बढ़ गया है। इसलिए मयंक अपने बॉस के आगे किसी को हैंडसम और चार्मिंग नहीं मानता है। मयंक अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके फोन पे मैसेज का नोटिफिकेशन बजा। मयंक जल्दी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमरे आदमी पिछले 1 महीने से उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा जैसे वो कोई भूत है। उसकी बात सुन मोक्ष एक नज़र घूर के मयंक को देखता है, फिर अपने सब को चबाते हुए बोला, शी इज योर लेडी बॉस, सो गिव हर रिस्पेक्ट, अदरवाइज। बोलते बोलते चुप हो जाता है। वही उसकी बात सुन मयंक के बढ़ते कदम रुक गए। उसने डरते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपकी सगाई ऑलरेडी सिंघनिया परिवार की बेटी के फिक्स किया गया है, और मैंने ये भी सुना है कि उनके परिवार की खोई हुई बेटी वापस आ चुकी है। उनकी बात सुन मोक्ष घूर के मयंक को देखता है, फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नेक्स्ट वीक की मेरी सभी मीटिंग और अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दो। उस दिन हम लोग इंडिया जा रहे हैं। एक बात और, मुझे तुम्हारी लड़ी बॉस का सभी इन्फॉर्मेशन इंडिया जाने से पहले मिल जाना चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें अफ्रीका के प्रोजेक्ट पे भेज दूंगा। उसकी बात मयंक जल्दी से अपना फोन निकल किसी को मैसेज करता है। उसके बाद मोक्ष के जाते हुए पीठ को घूरने लगता है। दूसरी तरफ नित्य अपने क्लोसेट से रेडी होकर बाहर आती है और अपना फोन लेकर सीधा नीचे चली जाती है। वो नीचे आके देखती है तो उसे उसकी फैमिली सामने सोफे पे बैठे हुए दिखाई देती है। वो लोग आशीष के साथ कुछ बात कर रहे। स्नेहा अभी वहां पे मौजूद नहीं थी, शायद वो कहीं गई थी। इस वक्त हाल में सिर्फ उसके मॉम, डैड और आशीष बैठे हुए थे। नित्य उनकी तरफ जाती है तो वो लोग भी अपनी जगह से खड़े जाते हैं। राधिका जी नित्य के पास आते हुए बोली, बेटा चलो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। वैसे तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारी पसंद एक नापसंद के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद नित्य के एक साइड राधिका जी दूसरी साइड ऋषभ जी बैठ जाते हैं। ऋषभ जी अपने हाथ से नित्य के लिए खाना परोस रहे थे, तो वही राधिका जी अपने हाथों से नित्य को खाना खिला रही थी। आज उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। वही आशीष इस मोमेंट को अपने फोन कैप्चर कर रहा था और उसने वो सारी फोटो अपने भाइयों के ग्रुप में डाल दिया था, जहां पे नित्य के सभी भाई थे सिवाय उसके बड़े भाई के। थोड़े टाइम में सब लोग लंच करने के बाद लिविंग रूम में बैठे हुए थे। राधिका जी और ऋषभ जी नित्य के अगल बगल में बैठे हुए थे। राधिका जी नित्य का एक हाथ पकड़े हुए बोली, नित्य बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी बात सुन नित्य ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। राधिका जी अपनी बात को आगे करते हुए बोली, बेटा, जैसा कि तुम्हें हमने बताया था कि जब तुम चोरी हो गई थी तब मेरी हालत कुछ सही नहीं थी, जिस कारण तुम्हारे डैड ने और मैंने स्नेहा को अडॉप्ट कर लिया था। तब से स्नेहा हमारे साथ इस घर में रह रही है। हमने उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक एडॉप्टेड बेटी है इस घर की। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम स्नेहा को इस घर में रहने दें?
उनकी बात सुन नित्य बोली, मॉम डैड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल वो बाहर की तरफ जाते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, मैं मेरी एक फ्रेंड मिलने जाती हूँ।